नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन है। जी हां, माइक ऑन हो चुका है आज की बड़ी खबरों पर, जो एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूं वो खबर जिससे हड़कंप मचा हुआ है पूरी दुनिया में। एक था सीज फायर का तो ऐलान हो गया, लेकिन क्या सीज फायर खत्म हो गया? क्या 40 दिनों पर भारी पड़ गए पिछले 24 घंटे? क्या पिछले 24 घंटे में इस युद्ध का सबसे भीषण हमला हमने देखा है जो लेबनान पर हुआ है? आज आपको बताऊंगी क्या यह हमला बता रहा है कि सीज फायर था हो चुका है, यानी सीज फायर खत्म हो चुका है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि क्या अब अकेला लड़ेगा इजराइल। ये मैं क्यों पूछ रही हूं और क्यों कह रही हूं? क्योंकि इजराइल सीधे अपनी मंशा साफ कर चुका है कि वो लेबनान पर हमले जारी रखेगा। अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखेगा, जिसका मतलब ये है कि ये सीज फायर आगे नहीं जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दरार है? और क्या इसके बावजूद भी नेतन्याहू लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? आज ये भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान का 24 घंटे के अंदर ही नकाब उतर गया है। जो पाकिस्तान पिछले 24 घंटे में नायक बन रहा था, वो 24 घंटे के अंदर खलनायक कैसे बन गया? क्योंकि पाकिस्तान ने क्या इस सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों से झूठ बोला है? खबर तो यही लग रही है, आज वो भी आपको दिखाऊंगी। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि अभी तक तो ट्रंप नाटो को चुनौती देते आए, लेकिन क्या अब नाटो उल्टा ट्रंप को चुनौती देगा? नाटो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि अमेरिका का नाटो से निकलना इतना आसान नहीं है। तो क्या अब नाटो के जो अलग अलग देश हैं वो अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहे हैं? आज ये खबर भी आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो पर बड़ा बयान दिया है। पर भारी 24 घंटे, लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला। पाकिस्तान ने युद्ध में आग लगा दी। क्या टूट गया है सीज फायर? आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाली हूं। क्या सीज फायर टूट गया है? क्या 24 घंटे के अंदर ही वापस ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले को उतारू हो गए हैं? और ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि इजराइल रुक नहीं रहा है। इजराइल सीधे लेबनान पर हमला कर रहा है, और लेबनान पर हमले से ईरान ने कह दिया है हमारा हाथ भी ट्रिगर पर है, हम कभी भी हमले वापस शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बता रही हूं कि सीज फायर कैसे टूट रहा है, उसकी तस्वीर, उसका उदाहरण सबसे पहले देख लीजिए। आपको तस्वीर दिखाती हूं लेबनान की। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने यह स्ट्राइक की, और स्ट्राइक से देखिए कैसे वहां पर लेबनान के अंदर इमारतें टूट रही हैं, ढह रही हैं, और लेबनान मलबे का ढेर बन रहा है। ये तस्वीरें इजराइल ने जारी की, हिजबुल्लाह पर हमले की ये तस्वीरें हैं। लेबनान में इजराइल ने कैसे 24 घंटे के अंदर सबसे भीषण हमला किया, वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। इजराइल दावा कर रहा है उसने हिजबुल्लाह चीफ के करीबी लोगों को मार गिराया है। ये तस्वीर देखिए कैसे एक कुछ क्षणों के अंदर ब्लास्ट ऐसा होता है कि पूरे पेट्रोल पंप से धुआं उठता हुआ पूरे कैमरे को ब्लॉक कर देता है। देखिए यही वजह है कि सीजफायर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जितने दिन इस समझौते को करने में लगे उतने घंटे भी ये सीजफायर नहीं टिक पाया है। आपको बताती हूं कि कैसे लेबनान ने कहा है कि ये हमले अभी भी जारी है हम पर, और लेबनान इस भीषण मार को सह रहा है। उधर हॉर्मुज, जिसको लेकर इस सीजफायर में एक अहम कदम था, वो अभी भी बंद है, वो खुला नहीं है। इसी के साथ अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को। आगे वो बयान भी आपको डोनाल्ड ट्रंप का सुनाऊंगी और बताऊंगी।
इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए, ये वो सारे कारण है जिससे मैं कह रही हूं सीज फायर तो खत्म हो गया। ईरान अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहा है और इजराइल को वॉर क्रिमिनल कहकर कह रहा है कि हम भी अब हमले सीधे इजराइल पर करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको बताता है कि ये सीज फायर कैसे खत्म होने की कगार पर है, या मैं कहूं कि सीज फायर तो खत्म हो गया है। एक तस्वीर दिखाती हूं आपको, कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को एक साथ निशाना बनाया। अब ये तस्वीर देखिए, ये पहाड़ी इलाका है लेकिन धुएं का गुबार आपको उठता हुआ नजर आएगा। नेतन्याहू नहीं रुकने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमले जारी रहेंगे और ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक है। देखिए, यही कारण है कि ये युद्ध नहीं रुक रहा है। लेबनान पर नेतन्याहू और उनकी आईडीएफ के हमले जारी हैं। जिस हिसाब से इजराइल हमले कर रहा है, साफ है हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। और पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह पर यह दूसरा बड़ा हमला है, आप इसे समझिए। यह ऑपरेशन लेबनान इजराइल का क्या है? इजराइल का लेबनान में 30 साल का सबसे बड़ा अटैक है। आप सोचिए, पिछले कई सालों से, दशकों से इजराइल हमला कर रहा है लेबनान पर, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह का ठिकाना है। लेकिन 30 साल का सबसे बड़ा हमला, बेरूत और आसपास पूरी रात बमबारी होती रही। 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। यह भी सुन लीजिए, 24 घंटों में 254 लोगों की मौत हो गई, 1100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और हमलों के बाद बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुट गया। ऑपरेशन में 50 फाइटर जेट्स ने भाग लिया, यह इजरायली सेना का कहना है। इजराइल के लिए ईरान ने भी बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह है, ये मैं आपको बता दूं। ईरान से तो वो लड़ रहा है लेकिन वो हमेशा कहता है हिजबुल्लाह हमारा बड़ा दुश्मन है। लेबनान के राष्ट्रपति ने हमलों की निंदा की, बर्बर बताया है। इजराइल ने अपने रिकॉर्ड में एक और नरसंहार जोड़ लिया, ये लेबनान कह रहा है। हालात को कंट्रोल में करने के प्रयासों पर पानी फेर रहा है इजराइल। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। इस सीज फायर की सबसे कमजोर कड़ी लेबनान कैसे हो गया है? लेबनान ही सीज फायर खत्म करने की वजह क्या बन सकता है? इसीलिए कह रही हूं, क्या सीज फायर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताती हूं कि महायुद्ध रुकने के बाद सामने आती तस्वीरें क्या है। आप जो ये देख रहे हैं, महायुद्ध 2 के निर्णायक आर। महायुद्ध तो अभी खत्म हुआ सीज फायर के चलते, लेकिन अगर इसका दूसरा चैप्टर खुल गया तो वो महायुद्ध 2 होगा। और वो महायुद्ध 2 कैसे कुछ घंटों यानी आवर्स पर टिका हुआ है, वो आपको दिखाती हूं। आवर्स यानी घंटे, और वो घंटे जिन पर ये पूरा का पूरा सीज फायर का ताना बाना बुना गया। HOUR यानी H फॉर हॉर्मुज, O यानी ऑयल तेल, U यानी यूरेनियम और R यानी रेजीम। अब ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये वो 4 कारण हैं जिनकी वजह से मैं कह रही हूं एक था सीज फायर, क्योंकि ना हॉर्मुज पर बात बन पा रही, ना तेल पर बात बन पा रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि तेल की आवाजाही हॉर्मुज से होगी या नहीं होगी। हॉर्मुज तो बंद पड़ा है। वही यूरेनियम संवर्धन ईरान नहीं करेगा, ये अमेरिका का दावा है। अमेरिका का कहना है कि डील में यूरेनियम संवर्धन पे क्रॉस है, लेकिन ईरान कह रहा हम तो करेंगे। और वही रिजीम चेंज, यानी कि जिस सत्ता को हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रचा, वो सत्ता अभी भी बनी हुई है। तो ये 4 कारण, और जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, हर घंटे तस्वीर बदल रही है, इसीलिए आवर्स यानी घंटे इन 4 लेटर्स में, हॉर्मुज, ऑयल, यूरेनियम और रेजीम में, इस सीज फायर का द एंड एक तरह से लिखा हुआ है। अब ये आग भड़कना तो शुरू हो गई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव की 3 अहम शर्तें तो तोड़ी जा चुकी हैं। अब पहली शर्त क्या थी? वो कह रहे हैं लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हो गया। अब सीज फायर का उल्लंघन, गालिबाफ का कहना है कि पहली शर्त यही थी कि लेबनान समेत सभी क्षेत्रों में तत्काल हमले बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इस शर्त का पालन नहीं किया गया। जबकि इस शर्त का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया था। अब दूसरी शर्त क्या थी? ईरानी हवाई सीमा का उल्लंघन हुआ है। गालिबाफ का आरोप है कि फार्स प्रांत के लार शहर के ऊपर विदेशी ड्रोन देखे गए और ईरानी हवाई क्षेत्र में जो ड्रोन घुसे उन्हें मार गिराया गया, लेकिन ये तो सीज फायर का उल्लंघन है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो अतिक्रमण है। तीसरी शर्त जो ईरान कह रहा है कि जिसका पहले से ही उल्लंघन हो गया, यूरेनियम संवर्धन
यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने प्रस्ताव की छठी शर्त का उल्लंघन किया है, जो ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट यानी संवर्धन के अधिकार को मान्यता देती है। गालिबाफ कह रहे हैं कि जब बातचीत का आधार ही टूट चुका है तो द्विपक्षीय वार्ता या सीजफायर कैसी, ये तो बेईमानी है। अब ये देखिए, फिर से आपको बता रही हूं कि कैसे एक था सीजफायर सच होता नजर आ रहा है। गालिबाफ कह रहे हैं कि लेबनान पर हमला सीजफायर का उल्लंघन है, लेकिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीजफायर में तो लेबनान शामिल ही नहीं था। जरा सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू। मैंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है और यही हो रहा है। हमने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। पेजर ऑपरेशन के बाद से उससे सबसे बड़ा झटका लगा है। हमने 10 मिनट में 100 कमांड साइट्स और मुख्यालयों को निशाना बनाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद जो बड़ा अपडेट है वो भी आपको दे देती हूं। लेबनान ने इजराइल से सीधी अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं उस वक्त की। इजराइल से सीधी बातचीत की अपील कर रहा है लेबनान। इजरायली ऑपरेशन के बाद समाधान की कोशिशें तेज हैं। तो लेबनान क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक तरह से एक औपचारिक बातचीत इजराइल से होनी चाहिए। इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू औपचारिक बात लेबनान से करेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार कहता रहा है कि लेबनान यानी हिजबुल्लाह है, वहां हिजबुल्लाह ही राज करता है। ऐसे में किसी तरह की औपचारिक बातचीत का क्या मतलब है? क्या यह औपचारिक बात होगी? सवाल सबसे बड़ा यह है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त पूर्व आईडीएफ सोल्जर जेकब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जरा ये पूछना चाहती हूं कि सीज फायर को लेकर मैं आपके पास नजीर आ रही हूं। पहले जरा दिखाइए लेबनान में क्या इस वक्त तस्वीर है, किस तरह का वहां पर हमला हुआ जो कि पूरी तस्वीर बदल रहा है और कह रहा है सीज फायर ही टूट जाएगा इस हमले की वजह से। सीज फायर लेबनान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया, बल्कि कहर साथ ले आया। ऐसे हमले शुरू है जो अभी तक 40 दिनों में नहीं देखे गए थे। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर है। ऐसी एक जगह में हूँ जहाँ बमबारी से कई लोग मारे गए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं, सैकड़ों घर उजड़े हैं, क्योंकि कई मंजिलों वाली अपार्टमेंटों को बमों ने, मिसाइलों ने फलक झपक में नेस्त नाबूद किया। ये देख लीजिए आप, ये है तबाही का यहाँ मंजर। और ये आपको दिखाऊं, सिर्फ इन बिल्डिंगों को जो इसमें यहाँ से अपार्टमेंट, उनको जमीन बोझ किया है, बल्कि जो जमीन के नीचे जो यहाँ बेसमेंट है, इसकी हालत देखिए, उससे अभी भी वहां आग झुलस रही है और वर्कर्स कोई वहां बचा हो जो कोई उम्मीद नहीं है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये हमले यहाँ हुए तो कहते 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ यहाँ बम। तो नजीर, जहां लेबनान से तस्वीर दिखा रहे हैं वहीं मैं सीधे जाना चाहती हूं जेकब के पास जो इजराइल से जुड़ रहे हैं। जेकब, जरा बताइए, क्या औपचारिक रूप से इजराइल, जब लेबनान कह रहा है बातचीत करेगा, क्या बातचीत करेगा इजराइल? और ये भी कि ट्रंप ने क्या नेतन्याहू को नहीं बताया होगा, ये मुमकिन है कि इस तरह लेबनान शामिल है इस सीज फायर में? या मतलब है, अगर हिजबुल्लाह ने बात करता है, क्या है वहां पे एक लेबनान है और एक हिजबुल्लाह है। अभी हिजबुल्लाह लेबनान की नहीं सुनता, लेबनान हिजबुल्लाह की नहीं सुनता। तो अगर लेबनान बात करना चाहता है इजराइल से तो वो बात मुमकिन है, लेकिन लेबनान हैज टू टेक केयर ऑफ हिजबुल्लाह, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो वहां पे उनका राज है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और जहां तक ये नहीं होगा साथ में इनका बातचीत, तब तक इजराइल से बात करके कोई मतलब नहीं है। दैट वॉर एंड दैट अटैक्स विल कंटिन्यू बिकॉज वी आर टॉकिंग टू हिजबुल्लाह। लेबनान की वहां पे कोई चलती नहीं, अगर चलती रहती तो हिजबुल्लाह वहां पे नहीं होता। ये लेबनान के खुद के लोग वहां पे उनसे परेशान है, जस्ट लाइक हमास एंड द गाजा पीपल। गाजा पीपल डोंट वांट हमास, ठीक है। लेबनान पीपल डोंट वांट हिजबुल्लाह। ईरानी पीपल themselves, not all but most of them don't want the Irani regime, the Ayatollah regime, which are। आप खुद जेकब आईडीएफ के सोल्जर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि अगर ईरान कह रहा है कि लेबनान तो इस सीज फायर में शामिल था, तो ये संभव है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बात कन्वे नहीं की है, बताया नहीं है? क्या ऐसा चलता है डिप्लोमेटिक काम?
नहीं, इतनी बड़ी तो भूल नहीं हो सकती ना। ये कि आप अगर पॉइंट्स देते हो तो अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया नहीं, ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया नहीं, लेबनान के ऊपर अटैक क्यों किया? क्योंकि इजराइल और लेबनान नजदीक है और लेबनान आए दिन इजराइल के आजू बाजू में जितने भी बॉर्डर्स में हमारे लोग रहते हैं वहां पर अटैक्स करता है या वहां पे लोग भेजते हैं। ठीक है, तो अगर किसी से बात करनी है तो वो लेबनान से बात होगी, हिजबुल्लाह से बात करके कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हिजबुल्लाह और लेबनान साथ में मिलके एक बात करके अगर इजराइल से बात करते हैं तो ही वो समझौता होगा, नहीं तो इजराइल विल कंटिन्यू अटैकिंग। नहीं, क्या ये संभव है कि ट्रंप ने तो कहा लेकिन नेतन्याहू नहीं सुनेंगे, नेतन्याहू नहीं मानेंगे, वो हमले करते रहेंगे? क्या ये संभव है कि ट्रंप कहे और नेतन्याहू ना सुने? नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उन्होंने खुद ने कहा था और वो पॉइंट में भी लिखा हुआ है, लेबनान इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर। ऐसा अगर होता तो इजराइल ईरान के ऊपर भी अटैक करता, ईरान के ऊपर क्यों नहीं अटैक किया? सीज फायर की जैसे बात हो गई, इजराइल ने कहा ओके फाइन। लेबनान का अलग एक मसला है और ईरान की वॉर शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह और इजराइल में वो जो नोक-झोंक थी और वो जो था वो तो पहले से था ही। इट इज नॉट समथिंग न्यू। इजराइल वाज फाइटिंग विद हमास एंड लेबनान। ठीक है, थोड़ा बीच बीच में वो हिजबुल्लाह कांडी करते रहता है इजराइल को, तो इट इज नथिंग न्यू। ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले से हो ही रहा है। क्योंकि ये ईरान ने क्या कहा था, ईरान इजराइल के अटैक के पहले ईरान ने क्या किया था, हमास को बोला था यू अटैक इजराइल, हिजबुल्लाह लेबनान को बोला था यू अटैक इजराइल, यमन में उन लोगों को बोला था यू हाउथीज को यू अटैक इजराइल। बाद में ईरान इजराइल के साथ आमना सामना हुआ। अब देखिए, पहले लेबनान और हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ तो चलता आया हुआ है, तो ये तो पहले से हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इजराइल का सीधा पक्ष आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन नेतन्याहू से कहे कि हमला नहीं करना है और वो हमले करते रहे। तो ये सीधे सीधे जो सीज फायर का मसौदा है उसमें लेबनान शामिल नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सीज फायर को लेकर कैसे पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। अब पाकिस्तान के इजराइल के निशाने पर सीधे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान इस मसौदे को लेकर मध्यस्थ बन रहा था और इजराइल कह रहा है कि ये पाकिस्तान तो भरोसे के लायक ही नहीं है, इन पर कोई देश मध्यस्थ के लिए भरोसा नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इजराइल परंपरागत दुश्मन रहे हैं। इजराइल हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ ही रहा है। पाकिस्तान भी समय समय पर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरता रहा है। गाजा को लेकर भी इजराइल को युद्ध अपराधी पाकिस्तान ने बताया। पाकिस्तान और इजराइल के कोई राजनयिक रिश्ते भी नहीं हैं, ये भी आपको बताऊं, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है दोनों के बीच। अब लेबनान को लेकर फिर से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है इजराइल, ये पाकिस्तान का कहना है। यानी पाकिस्तान ये बता रहा है कि हम मध्यस्थ बने, हमने सीज फायर करा दिया, हमने शांति ला दी, लेकिन ये इजराइल है जो शांति में विघ्न डाल रहा है। ये इजराइल है जो इस युद्ध को फिर से भड़काना चाहता है, ये चिंगारी दे रहा है। अब ये भी कि शर्तें तोड़ने का ठीकरा पाकिस्तान सीधे इजराइल पर फोड़ रहा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपा रहा है? लेबनान में हमले का सबसे बड़ा विलन क्या पाकिस्तान ही है? क्योंकि जो शर्तें सबसे अहम थी वो कैसे हो सकता है कि इस मसौदे से छूट जाएं? चर्चा यही हो रही। अब सुनिए कैसे पाकिस्तान सीज फायर तोड़ने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में कैसे पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ बयान दिया, जरा सुनिए। हम लेबनान में इजराइल की सैन्य आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं, जिसके नतीजे हैं कि 400 नागरिकों की मौत हुई है। हम इजराइल से पूरे लेबनानी क्षेत्रों से बिना शर्त वापसी की मांग करते हैं। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नकाब उतार दिया है। इजराइल का पाकिस्तान पर सीधा हमला था। पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थ नहीं बन सकते, ये इजराइल का मानना है और इजराइल बिना शब्दों में किसी लाग लपेट के ये बात कह भी रहा है। भारत में इजरायली राजदूत का बयान आया, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पाकिस्तान भरोसेमंद तो देश नहीं है, उस पर कैसे भरोसा कर सकता है अमेरिका और इजराइल। अमेरिका पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल के कई कारण हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, कई कारणों की वजह से जरूरत है और उन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान का समय समय पर इस्तेमाल करता है। जी, यही कह रहा है इजराइल।
ऐसे देश यानी पाकिस्तान जैसे देश आतंकियों से बात करने में मददगार होते हैं। तो आप सोचिए जरा छवि क्या है। पाकिस्तान की छवि ये है, इजराइल कह रहा है कि ये देश तो आतंकियों से बातचीत करने में मदद आते हैं, इसीलिए अमेरिका इनका साथ लेता है, वरना इनका कोई वजूद नहीं है, ये भरोसे के लायक थोड़ी। जी, पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा था। लेबनान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी पीएम से सफाई मांगी है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम की शहबाज शरीफ से फोन पर बात हुई है और इजराइल के भीषण हमलों के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से स्पष्टता मांगी है कि बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि सीज फायर में लेबनान पर हमले बढ़ गए, ईरान पर तो रुक गए। लेबनान पर इजरायली हमलों में 254 लोगों की जान गई है। इजराइल के मुताबिक लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। अब लेबनान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और लेबनान के प्रधानमंत्री सीधे जवाबदेही मांग रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल पाकिस्तान के जोश को ठंडा करने में कैसा लगा है। जिस लेबनान को शहबाज सीज फायर में शामिल बता रहे थे, उसी लेबनान में वो कैसे बम बरसा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके हमले रुकने वाले नहीं। लेबनान में हुए भीषण हमलों के बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना पूरी ताकत और सटीक रणनीति के साथ हिजबुल्लाह को निशाना बनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजरायली नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि जब तक उत्तरी इजराइल के निवासी अपने घरों में सुरक्षित वापस नहीं लौट जाते, तब तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जहां भी जरूरी होगा हम हमला जारी रखेंगे। नेतन्याहू के बयान ने पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ा दी है, क्योंकि अगर नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, इजराइल रुकने वाला नहीं है, तो फिर युद्ध कैसे रुकेगा। जरा सोचिए, इजराइल पीछे नहीं हट रहा और इसका सीधा असर कहां पड़ रहा है, हॉर्मुज पर। यूएस ईरान युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज में हालात बिगड़े हैं। लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते हॉर्मुज का रास्ता बंद है और फारस की खाड़ी से जहाज निकलने पर पूरी तरह पाबंदी है। अब फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं 1000 से ज्यादा जहाज। फंसे हुए जहाजों में अलग अलग देशों के 187 तेल टैंकर हैं। ईरान ने हॉर्मुज से सभी तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, ये ईरानी सरकारी मीडिया कह रही है। हॉर्मुज से निकल रहे टैंकर्स फारस की खाड़ी में लौटाए गए और ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए एक रूट बनाया है। ईरानी आर्मी ने जारी किया जहाजों का एक नया नेविगेशन चार्ट, यानी कि कैसे जहाजों को निकलना है। जिन जहाजों को परमिशन मिलेगी वो नए रास्ते से गुजरेंगे और हॉर्मुज में बिछे माइंस के चलते तय किया गया है ये नया रास्ता। अब ईरान की आर्मी यह भी दावा कर रही है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल से ईरान को काफी आर्थिक मदद मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को संसद ने मंजूरी दी है। ये इस जंग की एक ऐसी कामयाबी है जिससे ईरान को काफी आर्थिक फायदा होगा। लग रहा है कि ईरान के तेवर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप पोस्ट करके कह रहे हैं कि जब तक ईरान के साथ अंतिम समझौते का पूरी तरह पालन नहीं होता है, तब तक अमेरिका अपने जहाज, विमान, सेना और हथियार ईरान के आसपास तैनात रखेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर किसी भी वजह से समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू हो जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आपको दिखा रही हूं सोशल मीडिया पर। यह पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। अब सवाल है कि क्या ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। क्या महायुद्ध का दूसरा चैप्टर अभी बाकी है? क्या अमेरिका किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? सीजफायर के बाद अमेरिका की आक्रामकता के पीछे वजह क्या है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच कागजी सीजफायर तो हो गया, लेकिन तेवर अभी भी जंगी। ट्रंप प्रशासन ईरान को चेतावनी दे रहा है कि उसकी शर्तें चलेंगी नहीं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से लेकर प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट तक सबके सुर एक है।
वॉशिंगटन से तेहरान को सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि झुकना होगा या फिर महायुद्ध के अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए। I think the third thing that he said was Lebanon. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really fundamentally we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. यही नहीं, जेडी वैंस ने लेबनान को लेकर भी दो टूक बयान दिया। कह दिया कि लेबनान को ढाल बनाकर ईरान जो रियायतें चाहता है वो अब नहीं मिलेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तेहरान की घेराबंदी कड़ी कर दी है। ट्रंप ने पेंटागन को निर्देश दिए हैं कि ईरान के आसपास से अमेरिकी सेना का एक भी जवान पीछे नहीं हटेगा। संदेश दिया है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो भीषण हमले शुरू होंगे। ट्रंप का रुख साफ है, या तो मेज पर आकर शर्तों को मानो या फिर अपने सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइलों का स्वागत करो, क्योंकि समझौते की खिड़की बंद होने के कगार पर है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के तेवर भी ईरान को लेकर तल्ख है। लेविट ने ईरान की उम्मीदों पर आखिरी कील ठोक दी। बयान दिया कि ईरान ने जो 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप प्रशासन ने उसे कूड़े में फेंक दिया है। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. साफ है, अमेरिका ने वॉर मोड ऑन ही रखा है और अब दबाव बनाकर गेंद तेहरान के पाले में डाल दी है। संदेश दिया है या वो अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर करे या फिर तबाही होते देखे। हालांकि ईरान भी पीछे हटा नहीं। सीज़फायर को लेकर ईरानी सेना के प्रवक्ता का बयान सामने आया, जिसमें ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है। सीज फायर की स्थिति में हमें दुश्मन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों, खासकर ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि वो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। हमारी उंगली ट्रिगर पर है और हम सुप्रीम कमांडर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग की आग अब भी भड़क रही है। दोनों ही देश अपनी शर्तों पर टिके। ऐसे में अगर अब जंग की चिंगारी लगे तो उसे बुझाना शायद नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इस युद्ध और सीज फायर को लेकर, बहुत अहम हो सकती है। ईरान अमेरिकी वार्ता और लेबनान संकट को लेकर ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान आया है। वो क्या कह रहे हैं? अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। बातचीत के लिए इस्लामाबाद जा रहा है ईरानी दल। लेबनान पर हमले रुकवाए अमेरिका, यानी सीधे शर्त रख दी है पाकिस्तान जाने से पहले कि ये हमले लेबनान पर रुकने चाहिए। शांति के लिए लेबनान का शामिल होना बहुत जरूरी है। तो ईरान पाकिस्तान में बातचीत से पहले सीधे शर्त रख चुका है। वो कह रहा है कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, तभी शांति की बात होगी। यानी सशर्त बातचीत के लिए जा रहा है ईरान। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। अगर लेबनान पे हमले नहीं रुके तो ये युद्ध नहीं रुकने वाला। तो एक तरफ ईरान का भी लहजा सख्त नजर आता है। आपको दिखाऊं, अमेरिका गुस्से में है, डोनाल्ड ट्रंप बयान जारी कर रहे हैं। उधर ईरान भी अपने तेवर दिखा रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली मिलिट्री जहाज पर अटैक का यह वीडियो जारी कर दिया है। इजराइल हमले करेगा तो हम भी हमले करेंगे। भले ही कितने ही हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। हमलों के बाद से ईरान में आईएईए की एंट्री बंद हो गई है। ईरान कूटनीतिक तौर पर भी अलग थलग पड़ गया है। अब परमाणु कार्यक्रम की जानकारी बाहर नहीं आ रही है, यानी पता ही नहीं लग पा रहा है कि वहां पर यूरेनियम को लेकर और परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो क्या रहा है। किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान की परमाणु कार्यक्रम एक ब्लैक बॉक्स बन गया है। ईरान की परमाणु एजेंसी के प्रमुख का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी संघर्ष विराम वार्ता के लिए यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान के अंदर यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर क्या हो रहा है, ये जानकारी अब ईरान से बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि ईरान एक तरफ से पूरी तरह से कट गया है बाकी देशों से। आईएईए से भी संपर्क में नहीं है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है।
यूरेनियम संवर्धन के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए। ऐसे में ईरान की ये पूरी यूरेनियम एनर्जी एक तरह से एक ब्लैक बॉक्स है जिसके बारे में कुछ पता नहीं। इजराइल अमेरिका की ईरान से लड़ाई में भले किसी की जीत नहीं हुई, लेकिन इजराइल के लोग तेल अवीव को सबसे बड़ा लूजर बता रहे हैं इस सीज फायर से। न तो नेतन्याहू खुश है, न इजराइल के अफसर खुश हैं और न वहां का विपक्ष खुश है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इजराइल अब अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रहा है? बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इस बात से नाखुश है कि अमेरिका ने सीज फायर की डील फाइनल कर ली, लेकिन जंग में शरीक इजराइल को आखिरी वक्त में खबर दी। इजरायली मीडिया का दावा है कि नेतन्याहू ने तो ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की थी, युद्ध विराम का विरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने उनकी बात नहीं मानी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी। अब सीज फायर में लेबनान को शामिल किए जाने की बात से इजराइल को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि इजराइल उसे अपना अलग टारगेट मानता है। वो ये मानता ही नहीं है कि ईरान और लेबनान एक है। उसका ये कहना है कि लेबनान पर तो उसके हमले जारी रहेंगे। लेबनान को शामिल किए जाने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कही थी, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल साफ साफ कह रहा है कि ईरान पर बमबारी भले ही रोक दी गई, लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। सीज फायर पर इजराइल के विपक्षी नेता नेतन्याहू को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया, लेकिन ईरान से न्यूक्लियर खतरा खत्म नहीं हुआ है। इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड कह रहे हैं कि इजराइल के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी बड़ी नाकामी नहीं देखी। इजराइल के विपक्षी नेता यार गोलन सीज फायर को ईरान की जीत और नेतन्याहू की रणनीतिक हार बता रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इजराइल में सीज फायर को लेकर आक्रोश है, और क्या यही कारण है कि नेतन्याहू अब पहले से भी ज्यादा भीषण हमले लेबनान पर कर रहे हैं। इस सीज फायर को लेकर वैसे तो इजराइल में कुछ मुद्दों पर विरोध और नाराजगी है, लेकिन लेबनान का मुद्दा सबसे बड़ा है। लगता है अमेरिका को यह बात समझ में आ गई। अब वो बिना देर किए पलट गया है। लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, ये बात सबको साफ साफ बता दी गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संघर्ष विराम और अमेरिका के समर्थन में बयान जारी किया था। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को ये भरोसा दिलाया कि अगले 2 हफ्ते तक वे सहयोग करते रहेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका ने भले ही लेबनान पर सफाई देकर इजराइल की नाराजगी दूर करने की कोशिश की हो, लेकिन ईरान के खिलाफ युद्ध से लेकर युद्ध विराम तक अमेरिका और इजराइल के बीच एक मतभेद दिखता रहा है। वो मतभेद कैसा है, जरा ये समझिए। हमले का प्लान अमेरिका का शुरू से नहीं था, ये कहा जाता है, लेकिन अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार करने वाला नेतन्याहू और इजराइल था। नेतन्याहू उससे उलट सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका की मदद से वो ईरान को हमेशा के लिए पस्त कर देंगे, इसलिए उन्होंने अमेरिका को जंग के लिए तैयार किया। अब अमेरिका चाहता था कि जंग जल्दी रुके ताकि संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर न पड़े, लेकिन इजराइल चाहता था कि हमला तब तक जारी रहे जब तक ईरान की सरकार गिर न जाए। अमेरिका अब बातचीत के जरिए ईरान की परमाणु शक्ति को कंट्रोल करने के पक्ष में है, लेकिन इजराइल का मानना है कि समझौता बेकार है। ईरान की तबाही तो एकमात्र रास्ता है। जब तक ईरान रहेगा तब तक ये खतरा भी रहेगा। अमेरिका ने इजराइल को किनारे करके सीधे ईरान से युद्ध विराम की डील कर ली। उधर इजराइल का कहना है कि बात उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई थी, इसीलिए फैसले से पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। मैंने आपको बयान सुना है, वहां पर विपक्ष के नेता भी ये बात कह रहे हैं। उधर ईरान के साथ युद्ध विराम को अमेरिका अपनी कामयाबी बता रहा है। उधर इजराइल इससे नाखुश है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह अब भी सक्रिय हैं। तो युद्ध विराम का मायने क्या है, युद्ध विराम क्यों किया गया है, और ये एक तरह से वो दो फाड़ दिखाता है दोनों ही देशों के बीच। अभी लग ये रहा है कि सब कुछ अगर ट्रंप के मुताबिक चला तो अमेरिका युद्ध से हट सकता है। सवाल है इजराइल क्या करेगा। क्या युद्ध के मैदान में इजराइल अकेले कोहराम मचाएगा? अमेरिका मैदान से हटा, क्या तब भी इजराइल लड़ता जाएगा? इजराइल के तेवर और लेबनान पर उसके हमले इसी का इशारा कर रहे हैं। इजरायली सेना ने ऑपरेशन रोरिंग लायन को लेकर सख्त संकेत दिए हैं।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने डंके की चोट पर कह दिया है कि तेल अवीव के बारूद खाने का दरवाजा तब तक बंद नहीं होगा जब तक दुश्मन पूरी तरह नेस्त नाबूद नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह आतंकियों ने सालों से दक्षिणी लेबनान के गांव को आतंक के अड्डे में तब्दील कर दिया है और उनकी बर्बादी का कारण बने हैं। अब वो एक बार फिर से लेबनान के नागरिकों के पीछे छिप रहे हैं और उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हें हर जगह खदेड़ेंगे और हमले जारी रखेंगे। तो ये दरार सिर्फ अमेरिका और इजराइल के बीच में नहीं दिख रही है, दरार तो डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के बीच भी दिख रही है। अब युद्ध में साथ न देने वाले नाटो देशों को सजा देने के मूड में आ गए ट्रंप। अमेरिका का साथ न देने वाले देशों से वो सेना हटा सकते हैं। ट्रंप का नाटो पर यह नया हमला है। उन्होंने कहा उन्हें जरूरत होगी तो हम नहीं होंगे। अब क्या ईरान युद्ध की खींच निकाल रहे हैं ट्रंप? क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई नाटो से अलग होने का मन बना चुका है। क्या अमेरिका नाटो पर अपनी शक्ति दिखाना चाहता है? क्योंकि नाटो ने तब मदद नहीं की जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने चाहा। तो यह धमकी एक बार फिर इस सीज फायर के बीच आ गई है। और अगर यह धमकी सिर्फ धमकी नहीं तो ऐसे में दो फाड़ और एक बड़ी फाड़ नाटो के बीच हो सकती है। माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे एक बार फिर।